नमस्कार। आर्यावर्त चैनल में आपका स्वागत है। 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके थे। 2014 के मुकाबले भाजपा की सीटें कम आई थी। मराठी मीडिया ने उसको शरद पवार का चमत्कार बताया था, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार भाऊ तोरसेकर ने एक ही क्लास में 40 साल ये लेख लिखकर पवार की सफलता का पोस्टमार्टम किया था। भाऊ का ये लेख प्रकाशित हुआ और पवार की प्रशंसा रुक गई थी। भाऊ ने मराठी में लिखा, वो लेख का अंतिम भाग हिंदी में प्रस्तुत कर रहे हैं। 1980 में पुराना जनसंघ भाजपा में तब्दील हो गया और आज उसके लगभग कोई भी नेता राजनीति में नहीं बचा है। लेकिन गठन के कुछ ही महीनों बाद भाजपा ने विधानसभा चुनाव लड़ते हुए किसी तरह 15 से 16 सीटें जीत ली थी। पवार की समाजवादी कांग्रेस ने 55 विधायक जीते थे। वही पवार आज राष्ट्रवादी के रूप में 54 विधायकों के साथ है और वही भाजपा आज 105 विधायकों तक पहुंच गई है। किसकी और किसकी तारीफ की जाए? उस उम्र में वे नए लोगों से अपने अनुभव साझा करते थे कि उन्होंने कितने मानसून देखे थे। फिर पवार बारिश में भीगते हुए भाषण देते थे और 54 विधायक चुनकर लाते थे। क्या कमाल है ना? उस समय बंगाल की ममता बनर्जी राजनीति में नहीं आई थी और न ही चंद्रबाबू की तेलुगु देशम पार्टी बनी थी। एक और दिलचस्प बात यह है कि शिवसेना पार्टी मुंबई से आगे नहीं फैली थी और पुणे और नासिक में भी उसकी उपस्थिति नगण्य थी। शिवसेना का कभी भी अकेले मुंबई महानगरपालिका जीतने का इरादा नहीं था। आज शिवसेना वहां से कहां पहुंच गई है? आज बाला साहब जीवित नहीं है और उनकी अनुपस्थिति में उद्धव ठाकरे 7 साल से शिवसेना की लाइन आगे बढ़ा रहे हैं। तब भी राज ठाकरे ने किनारा करके अलग नजरिया पेश किया। ऐसी शिवसेना भी आज 57 विधायक चुनकर ला पाई है और पवार कहां है? 39 साल बाद भी पवार 50 के दशक में ही अटके हुए हैं। उसके लिए भी उन्हें कांग्रेस या अन्य प्रगतिशील दलों की टांग अड़ानी पड़ती है। ऐसे दिग्गजों की तारीफ होनी चाहिए। दुनिया बदल गई और पवार 50 के दशक में ही अटके हुए हैं। पिछली बार उद्धव ठाकरे भी अपने बल पर 63 विधायकों के आंकड़े तक पहुंचे थे। क्या पवार कभी इस तरह अपनी ताकत साबित कर पाए हैं? इसका पैमाना क्या है? बारिश में भीगना या विधायकों को सांसद बनवाना? पवार अकेले ऐसे नेता नहीं हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपना नजरिया पेश किया है। ममता बनर्जी, जगन मोहन रेड्डी जैसे कई नेता हैं। वे अपने अपने राज्यों में कितनी दूर आ गए हैं। क्या पवार के चाहने वालों को इसका एहसास भी है? बंगाल में कांग्रेस प्रभावी रूप से वामपंथियों से नहीं लड़ रही थी, इसलिए ममता बनर्जी ने एक नई पार्टी तृणमूल की स्थापना की। क्या शरद पवार की तुलना उनसे की जा सकती है? उन्होंने 1998 में पहली बार एक अलग पार्टी बनाई और पवार की तरह ही थके हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता और दोयम दर्जे के नेता उनके इर्द गिर्द जमा हो गए। 2006 में वे बंगाल में विपक्षी पार्टी बनने की स्थिति में पहुंच गई और 2011 में वे सीधे बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई। उनकी कीमियागिरी छोटी नहीं थी। ममता ने इस सिद्धांत को तोड़ दिया कि लगातार 6 विधानसभा चुनाव जीतने वाले वाम मोर्चे को कोई नहीं हरा सकता। उन्होंने अकेले दम पर विधानसभा में बहुमत हासिल किया। 2016 में वे और भी बड़े बहुमत से विधानसभा जीती और आज बंगाल में वाम मोर्चा खत्म हो चुका है। 2004 में आंध्र प्रदेश में कांग्रेस नेता राजशेखर रेड्डी ने पवार की तरह ही विभिन्न दलों का गठबंधन बनाकर चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम से सत्ता छीनी और 2009 में उन्होंने फिर अकेले कांग्रेस के बल पर बहुमत हासिल किया। उनकी मृत्यु के बाद उनके अपने बेटे को मुख्यमंत्री पद नहीं मिला तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और 2019 तक संघर्ष करते रहे। वे भी 10 साल में अपने बल पर आंध्र प्रदेश में बहुमत हासिल करने में सफल रहे हैं। पवार की तुलना में ममता या जगन मोहन कल के बच्चे हैं, लेकिन उनमें जितना धैर्य और विनम्रता है, पवार हमेशा जल्दबाजी में रहे हैं। वे राज्य में अपनी पहचान नहीं बना पाए और 50 साल सिर्फ कसरत और उछल कूद में बीत गए। आज जो लोग बारिश में भीगने के लिए पवार की प्रशंसा करते हैं, उन्हें अपनी बुद्धि पर सवाल उठाना चाहिए। 1980 में 55 विधायक और 2019 में
फिर से 54 विधायक चुनने का क्या मतलब है? एक लड़का 40 साल तक एक ही कक्षा में बैठा रहा, जबकि दूसरे पड़ोसी गांवों के बच्चे स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर विदेश पहुंच गए। हालांकि माता पिता के पास अपने बेटे की प्रशंसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जो लोग हमेशा पवार के गुणों और विनम्रता की प्रशंसा करते हैं और जो हमेशा उसी बारिश में भीगते हैं, उनके लिए और क्या कहा जा सकता है? कोई छात्र 40 साल बाद कहां पहुंचा है, इसकी परीक्षा कोई कैसे कर सकता है? वे धन्य हैं कि उन्होंने अपनी बुद्धि नरेंद्र मोदी की आलोचना करने में खर्च की, जो 2002 में चुनावी राजनीति में प्रवेश कर 12 वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री और पिछले 5.5 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री हैं। दुर्भाग्य से पवार भी ऐसे भ्रमों के बीच अपने गुणों या क्षमताओं को भूल गए हैं। वे भी अब ऐसी प्रशंसा के आदी हो गए हैं और इससे बचने का डर उन्हें सताने लगा होगा। अन्यथा वे बारिश में दिए गए अपने भाषण के लिए उनकी इतनी प्रशंसा करने वालों के कान पकड़ लेते और ईमानदारी से अपनी अपर्याप्त सफलता को स्वीकार कर लेते। लेकिन ऐसी सफलता में व्यस्त व्यक्ति कभी वास्तविकता को नहीं देख या स्वीकार नहीं कर सकता। उसे भ्रम पसंद है और उसका भविष्य उनमें लिपटा हुआ है। फिर ऐसे चापलूसों को खुश रखने के लिए वो एक नेक इंसान, जोकर की तरह काम करना शुरू कर देता है और इशारों इशारों में उनकी वाहवाही पाकर खुद को धन्य महसूस करने लगता है। परसों हुए विधानसभा चुनाव की यह हकीकत सबसे भयानक है। ये दयनीय है। चापलूसों द्वारा एक योग्य राजनेता को किस तरह जोकर बना दिया जाता है, ये त्रासदी दिल दहला देने वाली है। क्योंकि भाजपा की सफलता यहीं तक सीमित नहीं है। नहीं, पवार की सफलता व्यावहारिक जगत में लाभदायक हो सकती है, लेकिन इससे बुद्धिजीवियों की प्रतिष्ठा जरूर उभर कर आती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर कीजिए और आर्यावत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।